हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसकी जितनी भी थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वो सारी थ्योरी कवर करवाने वाला हूँ। आपको वन शॉट वीडियोस मिलेंगी, यूनिट वाइज 5 यूनिट है, 5 वन शॉट वीडियो मिलेंगी, जिसमें आपको मैं एक वीडियो के अंदर एक यूनिट की जितने भी थ्योरेटिकल कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके एग्जाम में जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारा थ्योरेटिकल कंटेंट एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इनके जो नोट्स हैं वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये थ्योरी वाले नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसके प्राइस के बारे में पता लग जाएगा, जिससे आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, इसकी थ्योरी कंप्लीट। तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ अमाउंट्स का मतलब समझना है और शेयर्स और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस होता है इनके बेसिस पर वो देखना है बेसिकली। तो सबसे पहले पेड अप अमाउंट क्या होती है। तो शेयर के केस में जो शेयर होते हैं वो फुल्ली पेड अप हो सकते हैं और पार्शियली पेड अप हो सकते हैं। मतलब शेयर्स पर या तो पूरा पैसा मिल चुका हो सकता है या कुछ पैसा बाकी हो सकता है, लेकिन जो स्टॉक होते हैं वो हमेशा फुल्ली पेड अप ही होते हैं। फिर इशू, तो शेयर में बी इशू डायरेक्टली टू पब्लिक आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, स्टॉक कैन नॉट बी इशू डायरेक्टली एंड जस्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जो शेयर्स होते हैं हम उन्हें डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर सकते हैं इनकॉर्पोरेशन के बाद, लेकिन स्टॉक को हम डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। फिर है ट्रांसफर, तो शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन बिकॉज अ शेयर इज नॉट डिविजिबल, स्टॉक में बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। जो शेयर होते हैं हम उन्हें फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीट शेयर ही ट्रांसफर होता है, उसके पार्ट्स ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन जो स्टॉक होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आता है नॉमिनल वैल्यू, तो शेयर आर ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, स्टॉक में भी डिवाइडेड इनटू अनइक्वल नॉमिनल वैल्यू। जो शेयर होते हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू सेम होती है, लेकिन जो स्टॉक होते हैं उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो अलग अलग भी हो सकती है। फिर आता है नंबर, तो शेयर आर ऑलवेज सीरियली नंबर्ड, स्टॉक इज नॉट नंबर्ड। जो शेयर्स होते हैं वो हमेशा सीरियली नंबर्ड होते हैं, लेकिन स्टॉक नंबर्ड नहीं होते। फिर आता है रजिस्ट्रेशन, तो शेयर आर ऑलवेज रजिस्टर्ड, स्टॉक में भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। शेयर हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं, स्टॉक रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात आती है तो शेयर्स हमारे पहले होते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर व्हिच एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट एज रिगार्ड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं? ऐसे शेयर जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है किस चीज का, कि अगर डिविडेंड मिलेगा तो पहले इन शेयर्स को मिलेगा, और अगर कंपनी वाउंड अप होती है या लिक्विडेट होती है तो उस टाइम पर जो कैपिटल की रीपेमेंट करी जाएगी वो सबसे पहले इन शेयर्स को करी जाएगी, तो वो कहलाते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर। अब जो ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनके भी कई सारे टाइप होते हैं, उन सभी टाइप के बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, पहला होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या होते हैं? ऐसे शेयर जिन पे अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिलता है तो उस साल का डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट जब भी होगा तो वो डिविडेंड पिछले ईयर का भी आपको उस साल मिल जाएगा। ऐसे शेयर्स को कहा जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। लेकिन जिन शेयर में ऐसे डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता, कि अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है और अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो वो डिविडेंड फिर राइट ऑफ हो जाएगा, आपको नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, तो वो कहलाते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। फिर आता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें वोटिंग का राइट होता है और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का राइट होता है वो कहलाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और जिनको ये राइट नहीं होता है वो कहलाते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। फिर आते हैं रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ऐसे शेयर जिन्हें आप कुछ टाइम के बाद रिडीम कर सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड के बाद, वो कहलाते हैं रिडीमेबल, और जिनको नहीं कर सकते वो कहलाते हैं इरिडीमेबल। फिर आता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो ऐसे शेयर जो कुछ टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें कहा जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और जो नहीं हो सकते उन्हें कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। फिर आते हैं आपके इक्विटी शेयर क्या होते हैं। तो एन इक्विटी शेयर इज वन विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है बाकी जो बच जाते हैं वो कहलाते हैं आपके इक्विटी शेयर।
Such share does not enjoy any preferential right as regard to payment of dividend or refund of capital. ऐसे जो शेयर होते हैं उनके पास ना तो कोई preferential right होता है डिविडेंड की पेमेंट का और ना ही रीपेमेंट का कोई राइट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। ये तो आपकी बात हो गई थी नॉर्मल शेयर की। अब आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर which are issued by company to its employee or director either at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available right in the nature of patent or other value addition। ऐसे शेयर जो कंपनी अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर को इशू करती है या तो डिस्काउंट पर या कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए। किस लिए? क्योंकि वो जो एम्प्लॉय और डायरेक्टर हैं वो कंपनी को नो हाउ प्रोवाइड करवाते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं कंपनी के लिए। उसके लिए जो शेयर्स इशू करे जाते हैं या उन्हें दिए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। अब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला आता है द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। स्वेट इक्विटी शेयर तभी इशू किए जा सकते हैं जब जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराओ कंपनी ने। फिर द रिजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस, कंसीडरेशन इफ एनी बीइंग पेड अलोंग विद द क्लास ऑफ एम्प्लॉय, ऑफिसर एंड डायरेक्टर टू हुम स्वेट इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड। जो ये रिजोल्यूशन है इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए कि कितने शेयर इशू करे जा रहे हैं एज अ स्वेट इक्विटी शेयर, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसीडरेशन क्या दी गई है और किस क्लास ऑफ एम्प्लॉय या ऑफिसर या डायरेक्टर को ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे गए हैं। फिर आता है नॉट लेस देन 1 ईयर हैज इलेप्स्ड सिंस द डेट ऑफ विच द कंपनी हैज एंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस। 1 साल खत्म हो चुका होना चाहिए जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ हो, मतलब 1 साल के अंदर अंदर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। फिर सेबी गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर इन केस अनलिस्टेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो उसे सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, और अगर कोई नॉन लिस्टेड कंपनी है तो उसे जो भी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करी गई हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। फिर आता है स्वेट इक्विटी शेयर मस्ट बी ऑफ क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड बाय कंपनी। स्वेट इक्विटी शेयर उसी क्लास के होने चाहिए जिस क्लास के शेयर पहले इशू हो रखे हैं कंपनी के, उससे अलग क्लास के स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो वो है फोरफीचर ऑफ शेयर का। तो फोरफीचर क्या होता है? व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और एनी अदर कॉल ऑन एनी ड्यू डेट, द कंपनी में sue द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर और फोरफीट द शेयर। जब कोई शेयर होल्डर जब उसकी मनी ड्यू होती है अलॉटमेंट की या किसी कॉल की और वो उस मनी को पे नहीं कर पाता है तो कंपनी उस शेयर होल्डर को sue कर सकती है, मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और उसके शेयर्स को फोरफिट कर सकती है, मतलब वापस अपने कैप्चर कर सकती है एक तरीके से उसके शेयर को। तो उस चीज को कहा जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। राइट इशू क्या होता है? तो राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर इन द कंपनी एट डिस्काउंट टू मार्केट प्राइस ऑन अ स्टेटेड फ्यूचर डेट। राइट इशू क्या होता है? इसके अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उन्हें हम एक राइट देते हैं, एक इन्विटेशन देते हैं कि हम न्यू शेयर इशू कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इन न्यू शेयर को परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। उन्हें ये बेनिफिट मिलता है कि जो शेयर इशू होता है राइट इशू के अंदर वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है मार्केट प्राइस से, कि अगर मार्केट प्राइस 100 रुपीज का है तो 100 से कम रुपीज पर राइट इशू के अंदर आपको शेयर इशू करा जाएगा। तो उस चीज को कहा जाता है राइट इशू, ठीक है। बोनस इशू क्या होता है? तो व्हेन अ कंपनी हैज अ लार्ज एक्यूमुलेटेड रिजर्व व्हिच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड इन कैश आइदर बिकॉज ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन, it convert this surplus into capital and divide the capital among the existing shareholder in proportion to share capital held by them by issuing fully paid up bonus share। जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाते हैं और कंपनी उन प्रॉफिट्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है लीगल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो कंपनी क्या करती है? उन प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देती है और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें बोनस शेयर इशू कर देती है, जिसमें उन्हें फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर देती है। उसके लिए उन शेयर होल्डर को कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है, तो उस चीज को कहा जाता है बोनस इशू, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ प्लान अंडर विच द कंपनी ग्रांट राइट टू इट्स एम्प्लॉय टू परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एट अ स्टेटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू और अदरवाइज। ई शॉप्स क्या होते हैं? ये एक तरीके का राइट होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है कि तुम फ्यूचर डेट पर इस प्राइस पर हमारी कंपनी के इतने शेयर खरीद पाओगे।
पहले से प्राइस भी डिटरमाइन होता है और टाइम पीरियड भी डिटरमाइन होता है कि इस टाइम पर खरीद पाओगे, तो उस चीज को कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की अगर कंपनी को अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो उसके लिए क्या करना होता है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मींस रिपेमेंट और रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, जब कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर है कंपनी के उन्हें रिपे करे, रिटर्न करे उनकी कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, वो चीज कहलाती है आपकी रिडेम्पशन। इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। तो रिडेम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर ओनली, वही प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे जा सकते हैं जो फुल्ली पेड अप होंगे। फिर रिडेम्पशन ओनली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन कहां से किया जा सकता है, या तो जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट पर है प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में उसमें से, या फिर आप न्यू शेयर इशू कर रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है उससे पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आता है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मेड फॉर पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। सिर्फ जब रिडेम्पशन के पर्पस से इशू करे जा रहे हैं शेयर, चाहे इक्विटी शेयर करे जाएं या प्रेफरेंस शेयर, तभी उनसे रिडेम्पशन किया जा सकता है। फिर आता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। जितने जो नॉमिनल वैल्यू होती है प्रेफरेंस शेयर की, जब रिडेम्पशन करते हैं तो उतनी वैल्यू को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट फॉर पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। और जो ये सीआरआर अकाउंट का पैसा होता है इसे आप सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। फिर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी और आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिफोर सच शेयर आर रिडीम्ड। अगर रिडेम्पशन के टाइम पर कोई प्रीमियम पे करनी पड़ रही है कंपनी को, तो वो कंपनी या तो कंपनी के प्रॉफिट में से या फिर जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस होता है उसमें से पे कर सकती है। ठीक है, अब कुछ प्रोविजन आएंगी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो शेयर रिडीमेबल है उन्हें ही रिडीम किया जा सकता है। ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि हाँ कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। पीरियड ऑफ रिडेम्पशन कितना हो सकता है आपका, 20 साल और 30 साल होना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज होती हैं उनके लिए 30 ईयर, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल के लिए 20 ईयर्स। अदर कंडीशन क्या है, ऑथराइज्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट इन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या बोला है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा रिडेम्पशन के लिए और कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड में टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये था आपका रिडेम्पशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका बायबैक का, कि बायबैक का क्या मतलब होता है। बायबैक ऑफ शेयर मींस द रीपरचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी। जब कंपनी ओपन मार्केट में या अपने शेयर होल्डर से अपने खुद के शेयर्स को वापस परचेज कर ले, वो चीज कहलाती है आपकी बायबैक। व्हेन अ कंपनी हैज सफिशिएंट कैश रिसोर्स इट मे लाइक टू बाय इट्स ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम द मार्केट। जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल होता है तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में से अपने शेयर्स को वापस परचेज कर लेती है, तो वो कहलाता है आपका बायबैक ऑफ शेयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है बायबैक का, मतलब किस लिए बायबैक करती है कंपनी, तो इनेबल द कंपनी टू यूटिलाइज इट्स सरप्लस कैश। जो कंपनी के पास सरप्लस कैश है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके इसलिए। इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज किया जा सके। इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दिस शेयर, शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाया जा सके। प्रिवेंट द टेक ओवर ऑफ कंपनी बाय द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर कंपनी का टेक ओवर ना कर लें इसलिए किया जाता है। इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर, इससे क्या होता है जो प्रोमोटर होते हैं उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है। और प्रिवेंट द डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ शेयर, अगर शेयर की वैल्यू गिर रही होती है, डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा होता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए बायबैक किया जाता है। ठीक है, अब बायबैक के आपके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, तो फ्री रिजर्व में से किया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की अमाउंट को यूज किया जा सकता है, और जो प्रोसीड ऑफ एनी शेयर और अदर सिक्योरिटी, आप कोई और सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है उससे बायबैक कर रहे हैं, तो ये आपके सोर्सेज होते हैं बायबैक के। ठीक है, मेथड क्या क्या होते हैं, तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, या तो आप जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनसे कर सकते हैं, या जो आपके शेयर होल्डर हैं मतलब या तो किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर क्लास से कर लिए, या सभी शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कर सकते हैं आप, या फिर आप डायरेक्टली ओपन मार्केट में जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब शेयर्स और डिबेंचर के बीच में आपका डिफरेंस क्या होता है, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो नेचर के बेसिस पर शेयर इज अ पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल एंड शेयर होल्डर आर कंसीडर्ड एज ओनर ऑफ द कंपनी।
जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल का पार्ट होते हैं, और जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं। वही डिबेंचर इज अ लोन और बोरोड कैपिटल एंड डिबेंचर होल्डर आर कंसीडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर होते हैं वो लोन का या बोरोड कैपिटल का पार्ट होते हैं, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के क्रेडिटर कहलाते हैं। फिर आता है रिटर्न। तो शेयर होल्डर विल गेट अ प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड विच डिपेंड ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें डिविडेंड मिलता है, जो कि किस चीज पर डिपेंड करता है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है उसके बेसिस पर ये डिविडेंड मिलता है। वहीं जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, और जो कि उन्हें किसी भी सर्कमस्टांसेस में मिलता ही है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर की फ्लक्चुएटिंग बिकॉज चेंज इन प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट का रेट होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने का रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिविडेंड मिलता है। फिर आता है क्लेम। तो अ शेयर होल्डर हैज अ क्लेम ओवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड दे कैन रिवॉर्डेड विद बोनस शेयर। डिबेंचर होल्डर कांट क्लेम एनीथिंग ओवर देयर इंटरेस्ट। जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास राइट होता है कि अगर कंपनी को के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो उसमें से क्लेम कर सकते हैं, और उन्हें उस क्लेम के बदले में बोनस शेयर इशू करे जाते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है, उन्हें इंटरेस्ट के अलावा और कुछ कंपनी से नहीं मिलता है। फिर आता है इशू एट डिस्काउंट। तो शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। शेयर्स को आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। कन्वर्जन। तो शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। शेयर्स को डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो डिबेंचर हैं उन्हें आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है वोटिंग राइट। तो अ पर्सन होल्डिंग द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर एंड दे एंजॉय वोटिंग राइट। एक पर्सन जिसके पास शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाता है, और उसके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। अ पर्सन हैविंग डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर एंड दे नेवर एंजॉय वोटिंग राइट। जो जिस पर्सन के पास डिबेंचर होते हैं उसे हम डिबेंचर होल्डर कहते हैं, और डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 1 है इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जो भी थ्योरेटिकल कंटेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे आपको कवर करवा दिए हैं। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।